कल्पना कीजिए आप एक दुकान पर जाते हैं और एक कप कॉफ़ी खरीदते हैं। आप सिर्फ एक कप कॉफ़ी देखते हैं, लेकिन कार्ल मार्क्स कहते हैं उस कप कॉफ़ी के पीछे पूरी इकोनॉमिक सिस्टम यानी आर्थिक व्यवस्था छुपी होती है। जैसे किसने उगाया, किसने ट्रांसपोर्ट किया, किसने फैक्ट्री में प्रोसेस किया और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसे मिला। इसी रहस्य को समझाने के लिए कार्ल मार्क्स ने लिखी दुनिया की सबसे चर्चित इकोनॉमिक किताब यानी दास कैपिटल। यह किताब सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं समझाती, यह बताती है कि कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद असल में कैसे काम करता है। अब बात करते हैं कमोडिटी क्या होती है। मार्क्स अपनी किताब की शुरुआत करते हैं एक साधारण शब्द से, कमोडिटी। कमोडिटी यानी ऐसी वस्तु जो बाजार में बेचने के लिए बनाई जाती है। हर कमोडिटी के दो पहलू होते हैं। पहला यूज़ वैल्यू यानी किसी चीज़ का उपयोग, जैसे पानी का उपयोग है प्यास बुझाना। एक्सचेंज वैल्यू किसी चीज़ की बाजार में कीमत क्या है। मार्क्स कहते हैं कि कैपिटलिज्म में चीज़ों की असली कीमत उनके उपयोग से नहीं बल्कि एक्सचेंज वैल्यू से तय होती है। लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, अब ये क्या बवाल चीज़ है। मार्क्स का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। उनके अनुसार किसी वस्तु की वास्तविक वैल्यू उस लेबर टाइम से तय होती है जो उसे बनाने में लगा है। यानी अगर दो चीज़ों को बनाने में अलग अलग समय लगता है तो उनकी वैल्यू भी अलग अलग होगी। लेकिन यहीं से एक बड़ा सवाल पैदा होता है। अगर मजदूर वैल्यू पैदा करते हैं तो प्रॉफिट किसे मिलता है। सरप्लस वैल्यू, इसके बाद हम बात करते हैं सरप्लस वैल्यू की। मार्क्स का दावा है कि कैपिटलिज्म का असली रहस्य है सरप्लस वैल्यू। लेकिन क्या है सरप्लस वैल्यू यानी अतिरिक्त मूल्य। मान लीजिए एक मजदूर 8 घंटे काम करता है, उसके काम से 1000 रुपये की वैल्यू बनती है, लेकिन उसे मजदूरी मिलती है सिर्फ 300 रुपये। बाकी 700 रुपये बन जाते हैं प्रॉफिट। यही एक्स्ट्रा प्रॉफिट सरप्लस वैल्यू कहलाता है। मार्क्स के अनुसार यही कैपिटलिज्म का मूल शोषण है। कैपिटल एक्यूमुलेशन, इसके बाद आता है कैपिटल एक्यूमुलेशन। ये क्या होता है। तो कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद में प्रॉफिट का इस्तेमाल फिर से इन्वेस्टमेंट के लिए किया जाता है। इसे कहते हैं कैपिटल एक्यूमुलेशन। यानी आसान शब्दों में यदि हम बात करें कि वो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट बच रहा था ना, वही पूंजी बन जाती है और जब ये लगातार होती है तो कैपिटल एक्यूमुलेशन होता है, यानी पूंजी का निर्माण होता है और वही पूंजी निवेश किया जाता है अलग अलग चीज़ों में और इस प्रकार अमीर और अमीर होते हैं, गरीब और गरीब हो जाते हैं। यानी पूंजी लगातार बढ़ती रहती है। कैपिटल एक्यूमुलेशन का सीधा सा अर्थ है पूंजी लगातार बढ़ना। लेकिन इसका परिणाम यह होता है कि वेल्थ धीरे धीरे कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित होने लगती है। मार्क्स ने कहा था पूंजी का स्वभाव है खुद को लगातार बढ़ाना। इसके बाद मशीनरी और ऑटोमेशन की बात करते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद फैक्ट्रीज में मशीनों का इस्तेमाल बढ़ने लगा। मार्क्स ने कहा कि मशीनों का इस्तेमाल 2 कारणों से किया जाता है, उत्पादन बढ़ाने के लिए और दूसरा मजदूरों की बार्गेनिंग पावर कम करने के लिए। जब मशीनें काम करती है तो कम मजदूरों की ज़रूरत पड़ती है, इससे बेरोजगारी भी बढ़ सकती है। फिर वो बात करते हैं एलिनेशन यानी अलगाव की भावना। मार्क्स का एक और महत्वपूर्ण विचार है एलिनेशन।
कैपिटलिस्ट सिस्टम यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मजदूर अपने काम से अलग थलग हो जाता है। उदाहरण के तौर पे एक मजदूर फैक्ट्री में सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा बनाता है, पूरा प्रोडक्ट नहीं बनाता। उससे यह महसूस नहीं होता कि उसने पूरा प्रोडक्ट बनाया। इससे वह अपने काम से इमोशनली डिसकनेक्टेड हो जाता है। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले लोग पूरा प्रोडक्ट बनाते थे, कच्चा माल भी खुद उसको उगाते थे और कच्चे माल से लेकर पूरा प्रोडक्ट खुद बनाते थे, जैसे कि जूता, कपड़ा, कपास से कपड़ा बनाना इत्यादि। उगाते भी थे, कपड़ा ही बनाते थे। लेकिन हाँ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ऐसा नहीं है। अब लोग प्रोडक्ट के कुछ हिस्से बनाते हैं, पुर्जे के रूप में या कुछ पार्ट्स के रूप में या पैकेजिंग के रूप में। अब हम बात करते हैं क्राइसिस ऑफ कैपिटलिज्म, यानी मार्क्स के अनुसार कैपिटलिज्म में बार बार इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन लोगों की परचेजिंग पावर उतनी नहीं होती। इससे होता है रिसेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और मार्केट कोलैप्स होने लगती है। मार्क्स ने कहा था कि यह क्राइसिस कैपिटलिज्म की इनहेरेंट प्रॉब्लम है, यानी ये कैपिटलिज्म में ही ये क्राइसिस छुपी हुई है। फॉलिंग रेट ऑफ प्रॉफिट, ये क्या होता है? मार्क्स का एक और महत्वपूर्ण विचार था ये, फॉलिंग रेट ऑफ प्रॉफिट, यानी जैसे जैसे कंपनीज मशीन्स और टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा निवेश करती है तो प्रॉफिट रेट धीरे धीरे कम हो सकता है। इससे इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी बढ़ती है, यानी आर्थिक अस्थिरता बढ़ती है। कैपिटलिज्म का भविष्य क्या है? मार्क्स का मानना था कि कैपिटलिज्म इवेंचुअली कोलैप्स हो जाएगा, यानी आखिरकार ढह जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, क्योंकि इनइक्वालिटी बढ़ेगी। आर्थिक कैसी इनइक्वालिटी, कैसी असमानता? आर्थिक और सामाजिक असमानता बढ़ेगी। वेल्थ कंसंट्रेशन बढ़ेगा, यानी संसाधन या संपत्ति एक हाथों में संकेंद्रित होने लगेगा। वर्कर्स फिर रिवोल्ट करेंगे, यानी मजदूर विद्रोह करेंगे, क्रांति करने लगेंगे और एक नई व्यवस्था को लेकर के आएंगे। और अंत में सोसाइटी एक नए इकोनॉमिक सिस्टम की ओर जाएगी। और उसकी भी बात की थी उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, साम्यवादी व्यवस्था की, जो कि नए इकोनॉमिक सिस्टम पर आधारित है। तो ये था दास कैपिटल का सारांश। अब हम क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, जिससे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग पावर बढ़ेगी। क्योंकि आप थिंक नज़र चैनल को देख रहे हैं, तो मेरा उद्देश्य है कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाया जाए, सवाली सोच पैदा किया जाए। तो आइए देखते हैं, तो क्या मार्क्स सही थे पूर्ण रूप से? मार्क्स की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? सबसे पहले उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। मार्क्स ने कैपिटलिज्म के कई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को बहुत गहराई से समझाया, जैसे वेल्थ इनइक्वालिटी यानी आर्थिक असमानता, लेबर एक्सप्लॉयटेशन यानी मजदूरों का शोषण, इकोनॉमिक क्राइसिस आर्थिक संकट बार बार आते हैं। ये सब तमाम चीज़ें उन्होंने बताई और आज भी इकोनॉमिस्ट मार्क्स की एनालिसिस को सीरियसली लेते हैं, पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मार्क्स की सीमाओं पर क्या कमियां रही। मार्क्स की प्रेडिक्शन पूरी तरह से सही नहीं निकली, साबित नहीं हो पाई। कुछ तो साबित हुई, कुछ नहीं हो पाई। उन्होंने सोचा था कि कैपिटलिज्म जल्दी कोलैप्स हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कैपिटलिज्म ने खुद को अडेप्ट कर लिया, बल्कि जैसे वेलफेयर स्टेट्स बना लिए उन्होंने, वेलफेयर स्टेट्स को अडेप्ट कर लिया। यानी स्टेट्स क्या कर रहा है, जैसे भारत में होता है जन कल्याणकारी योजनाएं चलाती है, मनरेगा है ना, खाने पीने के लिए राशन वगैरह बांटती है। तो इसी प्रकार से जो अन्य जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, उन्होंने भी वेलफेयर स्टेट्स को अपना लिया, सीमित सरकार को अपना लिया। लेबर लॉस लेकर के आए, इससे लेबर लॉस लाने के बाद कुछ श्रमिक अधिकार मिले, काम के जो घंटे हैं वो तय हो पाए, ओवर टाइम का पैसा मिलने लगा और भी तमाम चीज़ें मिली लेबर लॉस के जरिए। पीएफ कटने लगा, सोशल सिक्योरिटी मिलने लगी। अब आधुनिक भारत में इसकी प्रासंगिकता क्या है?
तो आज की दुनिया में कई डिबेट्स मार्क्स से जुड़ी है, जैसे कॉरपोरेट पावर। उन्होंने बात की थी, मार्क्स ने, कॉरपोरेट पावर ये बढ़ता जा रहा है। जैसे कि अभी के समय में विश्व स्तरीय पे देखो, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन और फिर टेस्ला, भारत में अडानी, अंबानी, जियो, एयरटेल, ये सब क्या है, कॉरपोरेट पावर है और इसी से दुनिया चल रही है और पूरी दुनिया का 90% से ज़्यादा पैसा इनके पास है। इनकम इनइक्वालिटी भी हमें देखने को मिलती है, तो ये भी प्रासंगिक है। भारत के संदर्भ में यदि हम बात करें तो दिल्ली की, मुंबई की जो आय है सालाना वो ज़्यादा है अदर स्टेट्स की तुलना में। बिहार की तो सबसे कम है, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड। ऑटोमेशन के संदर्भ में भी प्रासंगिक हो जाती है मार्क्स की ये विचारधारा। आज के समय में ऑटोमेशन कितना ज़्यादा बढ़ गया, एआई टेक्नोलॉजी आ गई और कई ऐसे मशीनें आ गई जो ऑटोमेशन पे काम करती है। दरवाजे ऑटोमेशन हो गए, ऑटोमेशन ट्रेन आ गई, मेट्रो ट्रेन। तो उस संदर्भ में ये प्रासंगिक हो जाती है मार्क्स की विचारधारा, यानी दास कैपिटल। तो दास कैपिटल आज भी पढ़ी जाती है। अब हम जाते जाते कंक्लूजन भी देख लेते हैं। दास कैपिटल सिर्फ इकोनॉमिक्स की किताब नहीं है, यह एक गहरी कोशिश है यह समझने की कि वेल्थ कैसे बनती है, प्रॉफिट कहाँ से आता है और इकोनॉमिक सिस्टम समाज को कैसे शेप करता है, यानी निर्माण करता है। चाहे आप मार्क्स से सहमत हो या ना हो, इस किताब ने दुनिया को सोचने का एक नया तरीका जरूर दिया। अगर आप ऐसी किताबों का डीप एनालिसिस और समरी देखना चाहते हैं तो थिंक नज़र चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, शुभ रात्रि, सब बखैर।